नमस्ते बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा, जुलाई और अगस्त के पहले हफ्ते में जो हमने क्लास की थी वो लेसन 5 पे आधारित थी, यूएनओ के लेसन पे। 23 जुलाई की क्लास का मैंने आपको वीडियो पहले भेजा था। अब मैं आपको 30 जुलाई और 6 अगस्त की क्लास का वीडियो और उसके नोट्स भेज रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, नोट्स को पढ़िए और लेसन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको पहले बताया था मैंने कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा, और ये अपने 6 अंगों के साथ पूरे विश्व में 193 सदस्य देश हैं इसके, उनके साथ मिलकर ये काम करता है। साथ ही यूएनओ को उन अंगों के अलावा कुछ एजेंसियों की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे वह अपना काम सुचारू रूप से चला सके, और इसकी कुछ विशिष्ट एजेंसियों के बारे में, साथ ही साथ यूएनओ की और कुछ बातों के बारे में ये वीडियो है। आप ध्यान से देखिए इसे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियाँ क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों के साथ साथ मिलकर काम करने के लिए ये एजेंसियाँ हैं, और इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 57 और 63 अनुच्छेद में इसे शामिल पहले ही कर लिया गया था। इसका उद्देश्य था मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, गरीबी मिटाना, गंभीर समस्याओं पर मिलकर काम करना। महामारियों के समय जैसे पर्यावरण, आज के कोविड के समय आप मिलकर देख रहे हैं कि सभी देशों की सूचनाएं हमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WHO के ज़रिए मिल रही हैं। सबको न्याय दिलाना, आतंकवाद की समाप्ति करना, ऐसे कई सारे जो समाज कल्याण के काम हैं उनको करने के लिए ये एजेंसियां बनी हैं। अब इन एजेंसियों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। आप इन एजेंसियों के बारे में इनके नाम द्वारा ही इनके उद्देश्यों का पता लगा सकते हैं। अब यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा के स्तर पे, विज्ञान के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पर अच्छे कार्य करना, लोगों का विकास करना, इन सभी क्षेत्रों में मिलकर विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम करना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये सब आपको हर एजेंसी के बारे में बताया गया है। उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानिए, उसके आज के समय में उनके हेड कौन हैं, कब इनका गठन हुआ 1945 में, यूनेस्को का ये उसका लोगो है। ऐसे ही हर एजेंसी का मैंने आगे दिया है। इस समय 193 सदस्य हैं। एक बात और नोट करेंगे कि यूएनओ में 193 सदस्य देश होने का ये मतलब नहीं है कि हर एजेंसी में वो सभी देश शामिल होंगे। कुछ एक देश किसी विशिष्ट एजेंसी के साथ जुड़े नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे देश भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के संघ के साथ ना जुड़ने पर भी इस एजेंसी में काम करते हों या उसके साथ उसमें योगदान देते हों और उससे लाभ उठाते हों। तो हर एक एजेंसी के सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है। जैसे इसमें टोटल सदस्य हैं 193, 189 देश वो हैं जो यूएनओ के भी सदस्य हैं, और 4 अन्य देश हैं जैसे अमेरिका, इज़राइल, ये यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। फिलिस्तीन जो है वो यूएनओ का सदस्य नहीं है, लेकिन इन 4 देशों में शामिल है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, हर एक एजेंसी के सदस्यों की संख्या अलग हो सकती है। अब उद्देश्य क्या है मैंने आपको बताया, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में इनको बढ़ावा देना। मुख्य कार्य जो उन्होंने भारत के लिए किए, दिल्ली में 2012 में महात्मा गांधी संस्थान स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना। यह संस्थान ऐसी शिक्षा को लागू करने के लिए प्रयास करता है जिससे समाज में शांति स्थापित हो। मतलब भारत में भी एक ऐसा संस्थान बना जिससे भारत में शांति स्थापित हो सके। यूनेस्को शिक्षा के नए नए तरीके व परीक्षण भी करता है। साथ ही यूनेस्को ऐतिहासिक इमारतों को जो सांस्कृतिक व भौतिक रूप से विशेष हों, जैसे हमारा ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, इन सब को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कहा गया।
यानी ये विश्व की धरोहर हैं, ये इतनी अद्भुत हैं, इतनी अनोखी हैं कि इस पर सभी विश्व के देशों को नाज है और इसे इनकी रखरखाव में विश्व के सभी देशों का योगदान होना चाहिए। भारत में ऐसे 38 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। इसमें से 30 जो हैं वो सांस्कृतिक रूप से और 7 प्राकृतिक रूप से, यानी प्रकृति की ओर से ही इतनी अद्भुत जगह हैं जिस पर विश्व के सभी देशों को पसंद आती हैं और वह उसका रखरखाव अच्छे से करना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें ध्यान से देखें। मदनजीत सिंह और अमिताभ बच्चन को गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूत घोषित किया गया यूनेस्को की तरफ से। इनका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो अपने देश में विश्व के मामलों पर उठाए गए कदमों को दुनिया के आगे पेश करता है, यानी हमारा देश विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या काम कर रहा है, क्या अच्छे काम कर रहा है, इसको दुनिया के सामने लाने के लिए जिन व्यक्तियों ने भारत में काम किया, अमिताभ बच्चन, मदनजीत सिंह जो एक राजदूत भी हैं, पेंटर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, राइटर भी हैं, ऐसे व्यक्तियों को यूनेस्को ने गुडविल एम्बेसडर या सद्भावना राजदूत का दर्जा दिया है। यूनिसेफ हर एक का लोगो है, आप लोगो अच्छे से बुक में से देखकर बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसे चिल्ड्रंस फंड भी कहा जाता है शॉर्ट में, यानी संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष। हेडक्वार्टर देखिए, गठन कहाँ हुआ, इसके सदस्य 190 हैं देखिए, और इस समय इनके निदेशक हैं हेनरीटा एच फोर्ड जो यूएसए के हैं। इसका उद्देश्य वही बात, चिल्ड्रंस फंड यानी बच्चों के लिए आपातकाल निधि। आपातकाल निधि मीन्स पैसा, ऐसे राशि को जोड़ना जो बच्चों को समय आने पर जिससे उनकी सहायता की जा सके। शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़का लड़की में भेदभाव ना करना, रोगों से लड़ने के लिए बच्चों का टीकाकरण करना, उनको पर्याप्त पोषण मिले, खाना मिले, बच्चों को हिंसा व शोषण से बचाव हो सके। जन्म दर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जो बच्चे पैदा होते ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी माताओं को भरपूर पोषण देकर उनके बच्चों को, आगे आने वाले बच्चों को बचाया जा सके, इसके लिए प्रयास करना। पीने योग्य पानी, स्वस्थ पानी की व्यवस्था करना। भारत में यूनिसेफ द्वारा किए गए कार्य भारत ने हर देश में करा, तो यूनिसेफ ने भारत में भी काम किया। यूनिसेफ ने भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में काम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में मीना मंच। मीना मंच बेटा वो है जो मीना एक कहानी का किरदार है। एक कहानी में एक लड़की का नाम मीना रखा गया है और ये मीना जो है ये लड़कियों की शिक्षा और उनके विकास पर जोर देती है, इसीलिए इस मंच को, इस समूह को मीना मंच का नाम दिया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर। पोलियो, प्लेग, हैजा जैसी महामारियों से भी बच्चों को बचाने का प्रयास किए गए। सद्भावना राजदूत इसमें भी बनाए गए। ब्रांड एम्बेसडर्स, गुडविल एम्बेसडर्स कौन कौन रहे? आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा, शर्मिला टैगोर, शाहरुख खान और हेमा दास। हेमा दास कौन है? हेमा दास वो हैं जिन्होंने भारत की 20 वर्षीय धावक, दौड़ लगाने वाली हैं और एशियन गेम्स में इन्होंने नाम कमाया है। यूनिसेफ को 1965 में नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। बेटा केवल व्यक्तियों को नहीं, संस्थाओं को भी मिलता है। तो यूनिसेफ को 1965 में नोबल पीस प्राइज भी मिला। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरी एजेंसी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम तो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य वही शब्द से पता लगे कि ये विश्व में हर देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए बनाई गई एजेंसी है। 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया और इसी दिन हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड देश में जिनीवा शहर में है। ये डॉक्टर टेड्रोस
एडनोम, इनका नाम आप बहुत बार टीवी में आजकल सुनते होंगे, इथोपिया के हैं। इनका काम है संचारी रोगों, संचारी यानी जो फैलने वाले रोग हैं उनकी रोकथाम करना, उन पर नियंत्रण करना, कोरोना, टीबी जैसी बीमारियों पर रोकथाम लगाना। हालांकि अभी कोरोना पर विजय पाना बहुत बाकी है। महामारियों से बचाव करना, बीमारियों से बचाव के लिए शोध करवाना, रिसर्च करवाना। जैसे आपको मालूम है कि अब कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए हर देश शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, पारिवारिक स्वास्थ्य पर जोर देना, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े जुटाना और सभी देशों को उनकी जानकारी देना। कि जैसे रोज़ आप देखते हो ना, हमें कैसे पता लगता है कि कहाँ पर किस देश में कोरोना फैल रहा है, तो ये सारे आंकड़े जुटाकर WHO उन आंकड़ों को सभी को बताता है। अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करना। भारत में क्या किया है, WHO ने पोलियो मुक्त अभियान चलाया है। आपने सुना होगा ऐड में जब अमिताभ बच्चन कहते हैं 2 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने के लिए बच्चों को उन्होंने ऐसा कैंपेन करते हैं कि बच्चे, माता पिता जाएं और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। कोविड-19 को रोकने के लिए भी सहयोग दे रहा है। अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO के कार्य पर नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा, अमेरिका के ट्रंप ने, जो उनके राष्ट्रपति हैं, कि मैं WHO में अब योगदान नहीं दूंगा क्योंकि WHO कोविड-19 को लेकर उसकी रोकथाम नहीं करा पाया समय पर और कितने ही अमेरिकन नागरिकों की मृत्यु हो गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यानी श्रमिक, श्रम संगठन है ये। तो श्रम संगठन का मतलब मजदूरों के लिए बनाया गया ये संगठन है, श्रमिकों के लिए। अब उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कब बना, देखिए 29 अक्टूबर 1919 यानी जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इसका निर्माण कर दिया गया, 29 अक्टूबर 1919। और इसको भी UNO के साथ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे UNO के साथ भी जोड़ा गया। इसके सदस्य हैं 127। अब देखिए इसके भी मुख्य कार्य, वही मैंने बताया, श्रम यानी श्रमिकों, मजदूरों के लिए। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना यानी सभी को विकास का मौका मिले, इसी को कहते हैं सामाजिक न्याय। से मतलब समाज में न्याय हो, सबके साथ बराबरी हो। श्रमिकों के लिए नियम बनाए जाएं, श्रमिकों की सुरक्षा, समानता और सम्मान के लिए बेहतर स्थितियां बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। 1969 में ILO को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। भारत जैसे विकासशील देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए काम करने के लिए, इसीलिए इसे विकासशील देशों में जो ILO ने काम किया 1969 में, इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, बैंक जिसमें पैसा जाता है और लोगों को लोन मिलता है। यहाँ पर लोगों को नहीं, देशों को मिलता है। विभिन्न सदस्य देशों को ज़रूरत पड़ने पर ऋण देना, उनकी सहायता करना, कृषि के विकास के लिए ऋण देना, ऋण की गारंटी देकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। यानी बड़े बड़े ताकतवर देशों को, विदेशी कंपनियों को छोटे देशों में जाकर वहाँ वो पैसा लगाएं, अगर वहाँ पर उन्हें मुनाफा नहीं होता तो उसकी भरपाई विश्व बैंक करेगा, ऐसा विश्व बैंक गारंटी देता है। सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सलाह देना। दूसरा इसी तरह का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड मीन्स राजकोष जिसमें राशि जमा हो, मॉनेटरी मीन्स पैसा। तो इंटरनेशनल मीन्स वैश्विक स्तर पर ऐसा मुद्रा कोष बनाया जाए। मुद्रा मीन्स पैसा, धन, विभिन्न देश जिसमें अपना पैसा लगाएं और विश्व के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाए। सतत यानी लगातार आर्थिक विकास के लिए कदम उठाया जाना। कठिनाई के समय सदस्य देशों की सहायता करना, विकासशील देशों को ऋण देना, किसी भी देश की मुद्रा को लेकर सहयोग करना और वित्तीय स्थिरता लाना, ये काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। उसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब
इसका काम है व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन व्यापार के लिए पैसा लगाना है तो उस पैसा लगाने के लिए ऋण देना, उस व्यापार को बढ़ावा देना, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या नियम होंगे? व्यापार की बाधाओं को दूर करना, यानी कितने कर, कौन जो रुकावटें आ रही हैं व्यापार करने में, उन सबको ख़त्म करना। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की आलोचना करते हैं कई लोग, कई देश। वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केवल विकसित देशों के लिए ज़्यादा लाभकारी है और विकासशील देशों की यहाँ बात नहीं सुनी जाती। ऐसा आपको खुद देखना है अपने आसपास जानकारी हासिल करके कि क्या उनकी ये बात सही है। क्या वाकई ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी, आप न्यूज़पेपर से जुड़ेंगे, आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या वाकई ही ये बातें सही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है इसमें, यानी ऐसी कंपनियां जो एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में मिलकर काम करती हैं, उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं और छोटे उद्योगों के लिए यह काम नहीं करती। ये ILO के WTO के लिए कहा जाता है। स्थानीय उद्योगों को इससे नुकसान हुआ है क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर के नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए इसे अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मीन्स जो लोगों की के लिए हो, अलोकतांत्रिक मीन्स जो सभी प्रकार की सामाजिक स्तरों वाले लोगों के लिए काम ना करें, ऐसी अलोकतांत्रिक इसे कहा जाता है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मुद्रा का मतलब होता है वह राशि जिसमें किसी देश का व्यापार या कारोबार चलता है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड। अगर भारत को अमेरिका से कोई चीज़ लेनी है तो उसे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर ब्रिटेन से लेना है तो उसे पाउंड में करनी पड़ेगी। जब भारत के पास डॉलर या पाउंड नहीं होंगे तो वह व्यापार नहीं कर सकता। तो गरीब देशों को ऋण देना, यह विकासशील देशों को ऋण देने का काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, ताकि वह बड़े देशों के साथ उनकी मुद्रा में व्यापार कर सकें। इन व्यापार के नियमों को तय करने के लिए जो एजेंसी है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम तय करता है, इन व्यापार की बाधाओं को दूर करता है, यानी किसी देश का दूसरे देश के साथ व्यापार करने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए विश्व व्यापार संगठन नियम तय करता है। 1995 में ये संगठन बना। देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना, यह संगठन 1995 में बना जब वैश्वीकरण होने लगा, जब एक देश दूसरे देशों के साथ आपस में व्यापार होने लगे तो बना हमारा विश्व व्यापार संगठन, इस व्यापार के नियमों को तय करने के लिए। पहले भी होते थे, वैश्वीकरण से पहले भी होते था व्यापार, लेकिन अब क्योंकि व्यापार की गति बढ़ गई है, इसीलिए इसको व्यापार करने के लिए इसके नियम तय करना ज़रूरी था, जो कि विश्व व्यापार संगठन करता है। ऐसा कहा जाता है, आलोचना होती है, आलोचना का मतलब इनके लिए इस बात को क्रिटिसाइज़ किया जाता है विश्व व्यापार संगठन को कि इसमें विकसित देशों का दबदबा ज़्यादा है और छोटे देशों की बात नहीं सुनी जाती। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जो एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में अपने ऑफिसेस खोलती हैं। छोटे देशों के लिए ये काम नहीं करता, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप अपने न्यूज़ देखिए, इधर उधर अखबारें पढ़िए और जानिए कि क्या वाकई ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के होने का भारत को लाभ हुआ है या नहीं हुआ। इसे कई बार अलोकतांत्रिक कहा जाता है। अलोकतांत्रिक यहाँ जहाँ सबकी बात ना सुनी जाए, छोटे देशों की बात ना सुनना के कारण इसे अलोकतांत्रिक कहा जाता है। एजेंसी एक नंबर 8 IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक यानी परमाणु ऊर्जा,
परमाणु ऊर्जा के लिए बनी ये एजेंसी, अब इसका काम ये नहीं है कि परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका काम है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो। अमेरिका के कई राष्ट्रपति हुए, उनमें से ऐसे राष्ट्रपति जो पहली बार भारत आए थे, जो पहला वो राष्ट्रपति जो भारत में आए वो थे ड्वाइट एइज़नहावर। वह भी यही इसी नियम पर चलना चाहते थे कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण ढंग से हो। जब वह नेहरू जी के समय भारत में आए तो नेहरू जी भी उनसे प्रभावित हुए, इसीलिए भारत ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर दिया। तो ये इनका कहना था कि सैन्य ताकत के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग ना हो, शांतिपूर्ण तरीके। शांतिपूर्ण तरीकों का मतलब है कि जैसे बिजली बनाने के लिए, उद्योगों में या कई बीमारियों के इलाज के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है, यानी ये विश्व के किसी भी देश की सरकार के साथ काम नहीं करती, ये गैर सरकारी संगठन है। इसका काम है विभिन्न देशों में सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर जो शोषण हो या उनके अधिकारों को छीना जा रहा हो, तो यह उसकी रिपोर्ट सबके सामने लाते हैं और उसके बारे में विश्व का ध्यान आकर्षित करते हैं, ताकि वह सरकार जो है अपने नागरिकों पर शोषण बंद करे, और मानवाधिकारों की रिपोर्ट बनाता है और उनको बढ़ावा देता है। ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन का मतलब व्यक्ति, राइट्स मीन्स अधिकार, वॉच मीन्स नज़र रखना, यानी उसी तरह का एक गैर सरकारी संगठन। यह भी मानव के अधिकारों के खिलाफ हो रहे कामों की ओर ध्यान दिलाता है, मीडिया में रिपोर्ट करता है और मीडिया द्वारा पूरे विश्व में प्रचार करता है कि यह देश मानवाधिकारों के खिलाफ काम कर रहा है। कई देशों में छोटे बच्चों को सैनिक बनाकर उनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स उनके खिलाफ यह आवाज़ उठाता है और उन पर उन देशों के खिलाफ कुछ एक न्यायालय बने अगर वो ऐसा काम करें, इसके लिए भी इसने आवाज़ उठाई है। अब आता है हमारे पास, हम फिर से देखते हैं बेटा, सुरक्षा परिषद के बारे में मैंने पहले भी बताया था। अब सुरक्षा परिषद के विषय में कुछ और तथ्य आपको बताना चाह रही थी कि सुरक्षा परिषद में आपको मालूम है कि पूरे यूएनओ में 193 सदस्य हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी। अब उसमें से हर सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार है और अपने जो भी उसका फैसला आएगा उसको सभी देश मानेंगे। ऐसा करने का सुरक्षा परिषद ने फैसला किया है कि जो भी फैसला होगा उसे सभी देशों पर वो लागू होगा। लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो ऐसा फैसला लेने पर से रोक कर सकते हैं, वीटो लगा सकते हैं। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बल प्रयोग का निर्णय भी ले सकती है, यानी किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, इसका निर्णय सुरक्षा परिषद लेती है। विश्व में 50 से अधिक ऐसे देश हैं जो कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे। आपको मालूम है कि 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी जो हर 2 वर्ष में चेंज होते हैं, लेकिन 50 ऐसे देश हैं जिनका कभी नंबर ही नहीं आया कि वह सुरक्षा परिषद के सदस्य बने। इसीलिए इसमें सुधारों की मांग की जाती है। कोई देश अगर संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है परंतु सुरक्षा परिषद का नहीं है, तब भी उसे उस देश की ज़रूरत के अनुसार वह सुरक्षा परिषद की मीटिंग में भाग ले सकता है, और लेकिन वह वोट नहीं दे सकता। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करने वाले देश G4 यानी ग्रुप 4 4 देश हैं, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और भारत। इन्होंने एक समूह बनाया और ये कहा कि हमें भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले। क्यों मिले? क्योंकि जापान और जर्मनी सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक योगदान देने वाले देश हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा, एक पिक्चर बनी है जिसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा योगदान देता है, फिर जापान, फिर जर्मनी। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा 5वां देश है, वह चाहता है मुझे सदस्यता मिले स्थायी।
भारत भी आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत भी चाहता है कि मुझे भी स्थायी सदस्यता मिले। अब स्थायी सदस्यता के लिए कुछ मानदंड, कुछ शर्तें रखी गई। यह शर्तें कब तय हुई? 1 जनवरी 1997 में उस समय के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि स्थायी सदस्यता होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। देश एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होना चाहिए, एक सैन्य शक्ति होना चाहिए, बजट में संयुक्त राष्ट्र को वह अपने उसके बजट में पर्याप्त योगदान देने वाला देश हो, आबादी बड़ी हो, लोकतंत्र की रक्षा करने वाला, मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश हो, भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता वाला देश हो। भारत ये सारी शर्तें पूरी करता है। भारत बड़ी लोकतांत्रिक भी है, बड़ी आबादी वाला भी है, विभिन्नताओं वाला भी है। विभिन्नताएं यानी यहाँ पर पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, रेगिस्तान भी है, सांस्कृतिक विभिन्न त्योहारों को, भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर। आर्थिक रूप से भी यह विभिन्नताओं वाला देश है, कहीं बहुत अमीरी है, कहीं बहुत गरीबी है, बड़ी सैन्य ताकत भी है, आर्थिक शक्ति भी है। इसीलिए भारत चाहता है कि मुझे ये सारी शर्तें जब मैं पूरी करता हूँ तो मुझे सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिले। लेकिन इतना कहने पर भी सभी देश सदस्यता के लिए राज़ी नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है, स्थायी सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनकी ताकत कम हो जाएगी यदि अन्य देश भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करेंगे, तो उन्हें उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए वह सुरक्षा परिषद में सुधारों को मानते नहीं हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है इसका, सुरक्षा परिषद के अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब है काम करने के लिए क्षेत्र, काम करने वाले एरियाज, कहाँ कहाँ सुरक्षा परिषद काम करता है। इसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र को कौन से नए काम करने चाहिए और किन कामों को छोड़ देना चाहिए। 2005 जब संयुक्त राष्ट्र को बने पूरे 60 वर्ष हो गए, तब एक बैठक हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक यानी उसका महत्व और बढ़ सके ऐसा उसमें यह सुझाव दिए गए कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना होनी चाहिए। 19 जून 2006 को मानवाधिकार परिषद की स्थापना कर दी गई। 2005 में इसका सुझाव आया और 2006 में उसकी स्थापना हो गई। लोकतंत्र निधि यानी एक ऐसा कोष, ऐसा बैंक बनाया जाए जिसकी राशि का प्रयोग लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। पहले हमने देखा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तो करा गया, लोगों को कर्ज भी देने का, लेकिन लोकतांत्रिक कार्य करने जिसमें जनता की भलाई के काम हो, ऐसी एक निधि बनाई जाए। ट्रस्टीशिप काउंसिल को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बात हमने पहले भी करी थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल का उद्देश्य था जो गुलाम देश हैं उन देशों को आज़ाद कराने का इसका काम था। लेकिन जब यह ट्रस्टीशिप काउंसिल का कार्य को समाप्त तो पूरी तरह से नहीं किया गया, हाँ कुछ समय के लिए इसे ख़त्म कर दिया गया है। न्यायसिता परिषद, ये बात हमने पहले भी बताई थी कि पलाऊ देश की आज़ादी के बाद, पेज नंबर जो हमारे 10 है उसमें आप देखिएगा, पलाऊ देश की आज़ादी के बाद इस परिषद के काम पर रोक लगा दी गई थी 1 नवंबर 1994 से। तो इसलिए अब ये कहा जाता है कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। शांति दूत आयोग बनाया जाए, यानी जो सभी देशों को शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करे। नागरिकों पर अत्याचार करने वाले सरकारों पर कार्रवाई भी हो, किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा हो और सहस्त्र आबादी विकास लक्ष्य तय हो, यानी 100 वर्ष मीन्स 2045 तक क्या क्या लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के होने चाहिए इनको तय किया जाए। ऐसा संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्रों की जब बात आती है तो इन सब पर चर्चा हुई।